हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए ग्रुप डी में रिपीट हो रहे हैं साइंस के क्वेश्चनों की 100 क्वेश्चनों की सीरीज। दोस्तों, सीधे हम टॉपिक की ओर रुख करते हैं और पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? दोस्तों, रेशम कीट का जो पालन है वह कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। ठीक है दोस्तों। दूसरा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों एक रोग है जिसका नाम है क्वाशियोर-कोर। क्वाशियोर-कोर। इस रोग में क्या होता है दोस्तों? ये रोग छोटे बच्चों में होता है और छोटे बच्चों में बच्चों की हड्डियां दिखने लग जाती है, मतलब उनका पूर्णतः पोषण नहीं हो पाता और वो कमजोर हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, भारी जल का सूत्र क्या होता है? दोस्तों, भारी जल का सूत्र होता है D2O, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, चार्ल्स का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों, चार्ल्स का नियम संबंधित है आयतन और ताप से। आयतन और ताप से। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? V प्रोपोर्शनल टू T और V बराबर होता है, एक मिनट, V प्रोपोर्शनल टू T। मतलब अगर प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर V का मान बढ़ रहा है या T का मान बढ़ रहा है तो V का मान भी बढ़ेगा। एक दूसरे आपस में कैसे हैं? ये समानुपाती है। अगर एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का मान भी बढ़ेगा। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है, टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहते हैं? दोस्तों, टैक्सोनॉमी का पिता कहते हैं कार्ल लिनियस को। कार्ल लिनियस को कहते हैं टैक्सोनॉमी का पिता। ठीक है। अगला प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहे हैं ये प्रश्न, HTTP का प्रश्न। दोस्तों, साइंस के अलावा मैंने कुछ ऐसे प्रश्न भी डाले हैं जो बार बार ज़्यादा रिपीट हो रहे थे। जैसे HTTP का पूरा नाम पूछ लिया था। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने करी थी? दोस्तों, कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछ ले कि केंद्रक की खोज किसने करी थी, तो केंद्रक की खोज करी थी दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज करी थी किसकी? केंद्रक की खोज करी थी। अगला प्रश्न है, पित्तरस का स्त्रावण कहां होता है? तो पित्तरस का स्त्रावण दोस्तों कहां होता है? लीवर में। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, लाइम वाटर का सूत्र क्या होता है? लाइम वाटर को बोलते हैं हम चूने का पानी। चूने का पानी। दोस्तों, यहां से 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उल्टे सीधे घूम करके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि लाइम वाटर का सूत्र पूछे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या कहते हैं? लाइम वाटर या फिर चूने का पानी। ये बनता कैसे है? जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया या कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाया जाता है तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलते हैं हम लाइम वाटर या फिर चूने का पानी। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 46वें गुणसूत्र में जनन कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 46वें गुणसूत्र का मतलब यहां दोस्तों प्रश्न में थोड़ा सा चेंज किया गया था। 46वें गुणसूत्र का मतलब है कि मानव, या मैं ऐसे कहूं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और 46वें गुणसूत्र में जनन कोशिकाओं की संख्या 23 ही आएगी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता
देखो चुंबकीय बल रेखाओं की पहली विशेषता क्या है, ये कभी भी आपस में नहीं काटती, कभी भी आपस में नहीं काटती। और दूसरा गुण क्या है इनका कि ये हमेशा नॉर्थ से कहां चलती है, साउथ की ओर ट्रेवल करती है। यहां नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव की ओर ये गति करती है। तीसरा गुण क्या होता है, ये ध्रुवों पर निकट या इनका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि ध्रुवों से दूरी बढ़ने पर घनत्व क्या होता है, इनका कम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोस्तों इस प्रकार बनती है, मान लो ये कोई चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर गति करती है, लेकिन मैंने क्या कहा कि ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। दोस्तों इनका जो घनत्व होता है वो इन ध्रुवों पर ज़्यादा होता है, मतलब ध्रुवों पर वो ज़्यादा नज़दीक पाई जाती है, जबकि ध्रुवों से दूरी बढ़ने पर इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, या मैं बोलूँ घनत्व कम हो जाएगा। एक प्रश्न और बनता है दोस्तों यहाँ से कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो क्यों नहीं काटती इसका आंसर क्या दोगे आप कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट गई, इसका मतलब ये होगा कि उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग रेखाएं या अलग अलग दिशाएं बनेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस बिंदु पर काट रही है तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की एक रेखा तो इस तरफ आ जाएगी दिशा, और एक दिशा इस तरफ आ जाएगी, जबकि ऐसा असंभव है कि चुंबकीय क्षेत्र की कभी भी दो दिशाएं हो, वो भी एक ही बिंदु पर। अगला प्रश्न बनता है अपना, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन यहां लिख देता हूं मैं वापस से, रक्त का तरल भाग। तो दोस्तों रक्त का तरल भाग जो होता है वो होता है प्लाज्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण वो होता है जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या ऐसे कहे कि अपने भोजन का निर्माण किसकी सहायता से करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं हम स्वपोषी पोषण। अगला प्रश्न है, मादा जनन हार्मोन कौन सा है। तो मादा जनन हार्मोन दोस्तों मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोजन होता है। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। एक होता है टेस्टोस्टेरोन, ये होता है दोस्तों कौन सा, नर जनन हार्मोन। अगला प्रश्न है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का सूत्र। तो दोस्तों श्रेणी क्रम जब भी पूछ ले तो मैं आपको एक बार बता देता हूं उसको ढंग से, श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। जब भी प्रतिरोध एक ही श्रेणी में लगे हो इस प्रकार, तो ये होता है दोस्तों कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में जब भी क्या ज्ञात करना हो, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना हो, तो उसका सूत्र होता है Rn बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3
डैश 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 आर एन। यहाँ आर एन का मतलब होता है जितने भी प्रतिरोध जोड़ रखे हैं। दूसरा होता है समांतर क्रम प्रतिरोध। समांतर क्रम का मतलब है कि अगर प्रतिरोध एक दूसरे से कैसे हो, समांतर क्रम में जुड़े हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम प्रतिरोध कहते हैं। और दोस्तों समांतर क्रम प्रतिरोध में क्या होता है, कुल प्रतिरोध का सूत्र, कुल प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कहाँ तक, Rn तक। मतलब अच्छा, एक प्रश्न और पूछ लें यहां से अगर आपको कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कौन से क्रम में प्रतिरोध का मान अधिकतम होगा और कौन से क्रम में प्रतिरोध का मान कैसा होगा दोस्तों, न्यूनतम। तो श्रेणी क्रम में हमेशा प्रतिरोध का मान अधिकतम होगा और समांतर क्रम में कैसा होगा, न्यूनतम होगा। समांतर क्रम में कैसा होगा, हमेशा न्यूनतम होगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रकाश संश्लेषण में जल के कितने अणु प्रयोग में लिए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने अभिक्रिया लिख दी है पूरी, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। एग्जाम में ये अभिक्रिया भी पूछी गई थी, इसीलिए मैंने अभिक्रिया भी आपको लिख के दिखा दी है। फॉर्मूला है 6CO2, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड जब कोई पादप ग्रहण करता है तो उसमें मौजूद 6 जल के अणु क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज का निर्माण करेंगे और साथ में क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन। अब यहां से दोस्तों प्रश्न 2 से 3 तरीके से पूछ सकता है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। हालांकि ये डिक्टो प्रश्न केवल 1 या 2 बार पूछा है, लेकिन रिपीट क्या हो रहा है वो बताता हूं मैं आपको। एक प्रश्न में ऐसे पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण में जल के कितने अणु होते हैं, आंसर आएगा 6 अणु होते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये पूछ लिया कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में या अवशिष्ट के रूप में या अपशिष्ट के रूप में कौन सी गैस का निर्माण होता है, तो आप बताओगे ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लें कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जल के साथ कितने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु प्रयुक्त होते हैं, तो आप बताओगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु प्रयुक्त होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें हम, आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी होती है, सॉरी आवर्त सारणी के 1 2 3 4 में, आवर्त 1 2 3 4 में तत्वों की संख्या क्रमशः कितनी होती है। तो दोस्तों जो पहला आवर्त होता है उसमें तत्वों की संख्या होती है 2। पहले आवर्त का मतलब यह है कि पहले वर्ग में हाइड्रोजन है और लास्ट के वर्ग में होता है हीलियम। ये पहले आवर्त के 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दोस्तों दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त की बात करें अगर हम, तो इधर से आता है लिथियम, इधर से आता है बेरिलियम, फिर इधर कौन सा तत्व कौन सा आवर्त चालू हो जाएगा, कार्बन वाला, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो कुल तत्व कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सॉरी 7 ही तत्व आएंगे दोस्तों, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये कौन सा पूछ रहा है, दूसरा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो दूसरे में 8 आएंगे, 8 तत्व होते हैं, ठीक है। तीसरे आवर्त की अगर बात करें तो दोस्तों तीसरे आवर्त में भी सेम 8 ही तत्व होंगे। और चौथे आवर्त की बात करें दोस्तों, पहला आवर्त हाइड्रोजन वाला होता है, दूसरा लिथियम वाला होता है, तीसरा होता है सोडियम वाला, और 5वें आवर्त का पहला तत्व कौन सा होता है, पोटेशियम वाला। चले आगे, क्वेश्चन ये है कि तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो दोस्तों तीसरे आवर्त में भी कुल तत्वों की संख्या 8 होती है, जबकि चौथे आवर्त में पूछ लें तो दोस्तों चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है कितनी, 4 5 6, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। देखो एक बार मैं पूरे तत्वों की पूरे आवर्तों की संख्या लिख रहा हूं, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। पहले आवर्त में तत्व की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 2, दूसरे आवर्त में होती है 8, तीसरे में फिर से कितनी होती है, 8,
चौथे में फिर से कितनी होती है दोस्तों, बताओ कौन कौन से आएंगे, 18। पांचवें में फिर से कितने आएंगे, 18। छठवें में आएंगे दोस्तों 32 और सातवें में फिर से कितने आएंगे, 32। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या मैंने बताया 2 होती है, दूसरे आवर्त में मैंने बताया आपको 8 होती है, तीसरे आवर्त में कितनी बताया मैंने, 8 होती है, चौथे आवर्त में कितनी होती है, 18 होती है, पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या पूछ ले तो भी 18, छठवें आवर्त में पूछ ले तो 32, और अगर दोस्तों सातवें आवर्त में आपको तत्वों की संख्या पूछ ले तो ये इसको अपन बोलते हैं अपूर्ण आवर्त। कौन सा आवर्त, अपूर्ण आवर्त। अपूर्ण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें अंत के कुछ तत्वों को खोजा नहीं गया है अभी तक। अच्छा एक बात और पूछ लें कि पहले आवर्त को क्या कहते हैं, पहले आवर्त को बोलते हैं दोस्तों अति लघु आवर्त। क्या कहते हैं, अति लघु आवर्त। दूसरे को बोलते हैं लघु आवर्त, और तीसरे को भी सेम बोलते हैं लघु आवर्त। चौथे को बोलते हैं दीर्घ आवर्त, मतलब बड़ा। पांचवे को फिर बोलते हैं दीर्घ आवर्त, छठवें को बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त, और सातवें को क्या बोलते हैं, अपूर्ण आवर्त। दोस्तों छठवें और सातवें तत्व जो हैं उनमें कुछ तत्वों की संख्या जो है एफ ब्लॉक में डाल दी गई है, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। बीज में अंकुरण कहां से होता है, तो बीज में दोस्तों अंकुरण होता है कहां से, बीज की जो निचली परत होती है या अंदर वाली जो परत होती है उससे होता है। अगला प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम से अभिक्रिया करेगा, सिल्वर नाइट्रेट जब किससे क्रिया करेगा दोस्तों, सोडियम क्लोराइड से क्रिया करेगा तो कौन सा अवक्षेप बनेगा। ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, और कौन सा अवक्षेप बनेगा आपको मैं अभिक्रिया लिख देता हूं। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, इसकी क्रिया जब किससे होगी, NaCl या सोडियम क्लोराइड से, तो उत्पाद के रूप में बनेगा दोस्तों NaNO3, जिसको हम बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट, प्लस बनेगा AgCl। तो ये तो हो गए उत्पाद। और अवक्षेप किसका बनेगा दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा, ठीक है, जिसमें कुछ मात्रा किसकी होगी, सोडियम नाइट्रेट की भी होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुबह और शाम के समय आसमान लाल क्यों दिखाई देता है। दोस्तों यह प्रकाश वाले चैप्टर से पूछा गया है, और प्रकाश वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक प्रश्न यह है कि सुबह और शाम के समय आसमान लाल क्यों दिखाई देता है। इसको हम अगर डिटेल से पढ़ें तो थोड़ा सा कुछ यूं समझिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। मान लीजिए अपन यहां खड़े हैं और सुबह और शाम के समय प्रकाश कैसा आसमान कैसा दिखता है, लाल। एक बात आप ध्यान रखना कि लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो अब इसका आंसर क्या लिखोगे कि सुबह और शाम के समय आप जब देखोगे कि सुबह के समय प्रकाश सूर्य यहां होता है, दोपहर में सूर्य यहां होता है और शाम को सूर्य यहां होता है। अब अगर आप पृथ्वी पर कहीं भी खड़े हो, पृथ्वी जो है अगर ये सूर्य है और ये अपनी पृथ्वी है, आप अगर यहां खड़े हो तो आप ये देखोगे सुबह और शाम के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है या न्यूनतम होती है। सुबह और शाम के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कैसी होती है, न्यूनतम होती है। एक मिनट दोस्तों, हाँ, हम थे सुबह और शाम के समय आसमान लाल क्यों दिखाई देता है। तो मैंने आपको बता दिया था दो चीजें कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब ये कम फैलता है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि सुबह और शाम के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के मध्य दूरी कैसी होती है,
न्यूनतम होती है और लाल रंग का जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए सुबह और शाम के समय हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में गैस का एक्सचेंज या गैस का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों पौधों में जो गैस का आदान प्रदान होता है उसका एक तरीका है क्या, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यही प्रश्न मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन के कितने अणु मुक्त होते हैं या जल के कितने अणु प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों मैं केवल वो प्रश्न करवा रहा हूं जो ग्रुप डी में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है अपना, अच्छा एक तो किसके द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, इसके जगह अगर कौन सा ऑप्शन हो, विसरण अगर ऑप्शन आ जाए, क्योंकि ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। एक बार तो आपको ऑप्शन दिया गया था ये वाला और एक बार ऑप्शन दिया गया था ये वाला। अगर दोनों ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में हो तो आपको ये वाला टिक करना है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? ये बेकिंग सोडा वाले प्रश्न भी दोस्तों बार बार पूछे जा रहे हैं। प्रश्न ये है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या अभिक्रिया होती है। ये कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ये फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का NaHCO3। इसको और क्या बोला करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सी क्या मुक्त होता है, जल के कुछ अणु मुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन और न्यूरॉन क्रमशः क्या है? तो ध्यान देना दोस्तों, यहां कंफ्यूजन ये रहता है कि नेफ्रॉन क्या है और न्यूरॉन क्या है। दोस्तों नेफ्रॉन क्या है, हमारी जो किडनी है उसकी क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोला करते हैं, नेफ्रॉन। तो अगर नेफ्रॉन के बारे में पूछें तो नेफ्रॉन क्या है, हमारी किडनी की कौन सी इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। अगर आपसे ये पूछ ले नेफ्रॉन का आकार कैसा होता है, तो सेम के प्रकार का आकार होता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि किडनी में रक्त के शुद्धिकरण का काम कौन करता है, तो भी आप क्या बताओगे, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है दोस्तों, हमारे शरीर में जो सूचनाओं को एक्सचेंज करती है या सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है, वो कौन करती है, न्यूरॉन कोशिकाएं करती है। आगे हम बात करें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। पहले आपको बता दूं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं दोस्तों, जिसमें केवल कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। यहीं से एक प्रश्न और बनता है, प्रश्न ये बनता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया या उसकी अभिक्रिया लिखो। तो दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब मैंने आपको बता दिया, संतृप्त का मतलब आपको पता है, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं। और एक प्रश्न ये बन सकता है यही कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की अभिक्रिया लिखो। तो दोस्तों वनस्पति तेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और वनस्पति घी कैसे होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। होता क्या है, जब एल्कीन की ऊपर हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है, मतलब हाइड्रोजन की क्रिया करवाई जाती है, इसमें उत्प्रेरक काम में लेते हैं दोस्तों निकिल या फिर प्लेटिनम। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा।
और ये अभिक्रिया बन जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दोस्तों ये होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और हमें क्या मिल गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है, किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता, सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणता दोस्तों किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है? और फ्लोरीन कौन से वर्ग में है, 17वें वर्ग में है। पूछ ले कौन से परिवार का सदस्य है, तो ये है हेलोजन परिवार का सदस्य। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर की जगह अगर आपसे वो क्या पूछ ले, मार्बल पूछ ले या फिर चौक पाउडर पूछ ले, चौक पाउडर, तो दोनों का ही, तीनों का ही सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन, क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनका पूर्ण पाचन होता है कहाँ पर, छोटी आंत में। ठीक है, बबूल के पेड़ से प्राप्त होने वाला गोंद क्या है? दोस्तों बबूल के पेड़ से प्राप्त होने वाला गोंद जो है वो पेड़ का क्या है, अपशिष्ट है, अपशिष्ट पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो विद्युत मोटर जो होती है दोस्तों वो क्या करती है, कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये करती है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। किसको? विद्युत ऊर्जा को। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगर क्वेश्चन इसका वाइस वर्सा पूछ ले, मतलब उल्टा पूछ ले कि, या मोटर की जगह पूछ ले विद्युत जनरेटर, तो जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन? जनरेटर या फिर जनित्र। दोस्तों अगला प्रश्न है, जल में पेंसिल या छड़ को डालने पर वह कैसे दिखाई देती है? तो आंसर आएगा मुड़ी हुई। और क्वेश्चन ये पूछ ले कि मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, तो क्यों दिखाई देती है दोस्तों, इसका आंसर क्या दोगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। पेंसिल की जगह और क्या पूछ सकता है वो, पानी में रखा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? तो इसका आंसर भी दोस्तों आप क्या बताओगे, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि परिनालिका क्या होती है। दोस्तों इस प्रकार अगर कोई धातु की खोखली छड़ है जिसमें अनेक विद्युत धारा अनेक चालक तार के लपेट दिए गए हैं, तो ये बन जाती है परिनालिका। ये क्या बन जाती है, परिनालिका। और अगर इस चालक तार में धारा प्रवाहित करवाई जाती है, तो दोस्तों धारा प्रवाहित करने पर इस जो खोखली नलिका है उसके अंदर क्या बन जाएगा, प्रबल विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि चुंबकीय क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? अगर हम इन फेरों की संख्या, ये जो परिनालिका है ये खोखली धातु है, इसमें अगर घेरों की संख्या कम है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम बनेगा। अगर घेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों भारत में बॉक्साइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। मात्राएं आप देख लेना किधर लगेगी। अगला प्रश्न है, पादप की वृद्धि मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो आंसर आएगा ऑक्सेनोमीटर। कौन सा? ऑक्सेनोमीटर। एक प्रश्न पूछा गया है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। अगला प्रश्न है, कितने तापमान पर जिप्सम को गर्म करने पर
ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस की मैं 2-3 अभिक्रियाएं आपको बता देता हूं कि यहां से और कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। दोस्तों फॉर्मूला होता है इसका CaSO4.12H2O। इसका निर्माण कैसे होता है? जब जिप्सम, जिसे बोलते हैं CaSO4.2H2O, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों जिप्सम का। अगर इस जिप्सम को 273 केल्विन ताप पर गर्म कर दे, कितने ताप पर गर्म कर दे? 273 केल्विन ताप पर इसको अगर गर्म कर दे, सॉरी 373 केल्विन पर, इसको अगर 373 केल्विन ताप पर गर्म करें तो कैल्शियम सल्फेट के साथ केवल जल के आधे अणु बचेंगे और 3/2 जल के अणु वाष्प के रूप में निष्कासित हो जाएंगे। और ये जो CaSO4.12H2O है दोस्तों, इसी को हम क्या बोला करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों? प्रश्न ये था कि कितने तापमान पर जिप्सम को गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा? आपका आंसर आएगा 373 केल्विन ताप पर। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया होती है? दोस्तों जब जब भी हाइड्रोजन जुड़े और या फिर ऑक्सीजन हट जाए तब तब अभिक्रिया होती है दोस्तों कौन सी? अपचयन। और इसके विपरीत यदि हाइड्रोजन हट जाए या निकल जाए या फिर ऑक्सीजन जुड़ जाए, अगर ये काम कहीं पर हो रहा है तो अभिक्रिया कौन सी होती है दोस्तों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। आगे हम बात करते हैं, अवतल दर्पण में अगर प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? दोस्तों परावर्तन के पश्चात वह गुजरती है किससे? फोकस से गुजरने वाली। अब दोस्तों ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, सभी में अगर कोई प्रकाश की किरण कहां से गुजर रही है? फोकस से गुजर रही है, तो वह अपवर्तन या फिर परावर्तन के बाद में सदैव मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, आवर्त सारणी में, प्रतिबिंब कहां बनेगा? समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? दोस्तों समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। कहां बनेगा दोस्तों? दर्पण के पीछे। उतनी ही दूरी पर बनेगा, जितनी दूरी पर कौन रखी है? वस्तु रखी है। चलें आगे। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? यहां से दोस्तों 2 प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है। मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो मछली के हृदय में दोस्तों 2 चेंबर होते हैं। अगला प्रश्न है, अगर वोल्टेज को 2 गुना कर दिया जाए और धारा को आधा कर दिया जाए, वोल्टेज को कितना कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए और धारा को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इसको समझने के लिए मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है अपना?
वोल्टेज को कर रहे हैं 2 वोल्टेज और धारा को कर रहे हैं आधा। तो क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं दोस्तों V बराबर होता है IR, V बराबर क्या होता है I इंटू R, ये ओम का नियम है। अब अगर V को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब V को 2V कर दिया जाए और धारा I को कर दिया जाए आधा, I/2 कर दिया जाए, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों जब वोल्टेज अपना सिंगल वोल्टेज था, I का मान I था, और अगर मैं अपन यहाँ से R का मान निकाले तो R बनेगा V/I। लेकिन जैसे ही आपने वोल्टेज को 2 गुना कर दिया, धारा को आधा कर दिया और R का मान निकालोगे जब यहाँ से दोस्तों, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4V/I। ठीक है, तो अब आपको इसमें और इसमें क्या चेंज नजर आ रहा है, ये देखो कि प्रतिरोध यहाँ पे था V/I और प्रतिरोध का मान यहाँ पर है 4V/I। तो मैं कह सकता हूं कि प्रतिरोध जो है वो कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना बढ़ जाएगा। चलें आगे। तो उस प्रश्न में आपका आंसर क्या आना चाहिए कि प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 4 गुना। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो दोस्तों आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या होती है, आकार में होती है दोस्तों क्या, कमी। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है, आकार में होती है दोस्तों वृद्धि। अगला प्रश्न है रक्त का कौन सा भाग विटामिन, खनिज और अन्य तत्वों का परिवहन करता है। तो दोस्तों जो प्लाज्मा होता है रक्त में, ये प्लाज्मा विटामिन, खनिज और अन्य तत्वों का परिवहन करता है। आगे हम बात करें, एक क्वेश्चन था ZnO + C Zn + CO बन रहा था। अभिक्रिया क्या थी, ओहो, अभिक्रिया है दोस्तों ZnO + C बन रहा है क्या, Zn + CO। और क्वेश्चन पूछ रहा है अभिक्रिया में किसका तो अपचयन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि अगर कहीं भी ऑक्सीजन जुड़ जाए किसी तत्व के साथ तो उसका होता है ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन निकल जाए तब भी होता है ऑक्सीकरण। अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो होता है अपचयन। तो किसका अपचयन हो रहा है, अपचयन का मतलब होता है दोस्तों अपचयन, ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन निकल जाए या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं अपन क्या, अपचयन। और अगर ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। तो देखो ZnO में Zn जो है इसमें से किसका निष्कासन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल गया। तो जब भी ऑक्सीजन हट जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, अपचयन। तो जिंक का तो क्या हो रहा है दोस्तों, अपचयन हो रहा है। और अगर कार्बन की बात करें तो गौर से देखो कार्बन के साथ में कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना कि पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किस प्रकार होता है। पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किस प्रकार होता है। तो
इसमें लिखोगे आप दोस्तों प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? एक तो आएगा प्रकाश संश्लेषण। नरेंद्र भैया आना एक बार। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा और भी प्रकार है, जैसे कि बबूल में जो गोंद बनता है वो भी क्या होता है, एक अपशिष्ट पदार्थ ही होता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के समय कौन से गैसों की खोज नहीं हुई थी? मतलब मेंडलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उस समय कौन सी गैसों की खोज नहीं हुई थी? तो दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो थी, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जब मेंडलीफ ने बनाई थी उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान देना। 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और यदि विभवांतर का मान 12 वोल्ट हो तो धारा का मान ज्ञात करो। ऐसे न्यूमेरिकल प्रश्न भी बार बार पूछे जा रहे हैं। 6 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोधों को, कितने प्रतिरोधों को? 2 प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो विभवांतर का मान 12 वोल्ट हो तो धारा का मान ज्ञात करो। देखो दोस्तों, 6 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। विभवांतर का मान कितना है? 12 वोल्ट है और आई का मान आपसे पूछा है। तो फॉर्मूला आपको पता है, ओम का नियम लागू होगा। V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। अब I का मान तो हमारे पास निकालना है, V का मान दे रखा है 12 वोल्ट और R का मान निकालना है। तो दोस्तों जब भी श्रेणी क्रम होता है तो R का जब मान निकालना हो, कुल प्रतिरोध जब निकालना हो, तो ओम के नियम में कुल प्रतिरोध का जो मान होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2। मतलब सभी प्रतिरोधों को हम जोड़ देंगे तो R का मान आ गया हमारे पास 6 और 4 10 ओम। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। V का मान 12 वोल्ट है, I का मान निकालना है और R का मान है 10 ओम। तो I का मान कितना हो जाएगा? 12/10 मतलब कि 1.2 एम्पियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 180 वाट का कोई बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक चलता है और यदि विद्युत खर्च 5 रुपए प्रति यूनिट हो तो 1 महीने का उपभोग रुपए में कितना होगा? क्वेश्चन रुपए में पूछ सकता है या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है किसमें? यूनिट में। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए दोस्तों कि वॉट दे दे, मतलब शक्ति दे दे, समय दे दे, ये भी समय है, तो कुल विद्युत खर्च निकालो। जब 180 वाट का बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक चल रहा है तो और विद्युत खर्च कितना है? 5 रुपए प्रति यूनिट हो, तो दोस्तों पहले हमको इसके यूनिट निकालने पड़ेंगे। और यूनिट का मतलब होता है हमारी जो विद्युत खर्च होता है 1000 वाट जो है उसका बराबर होता है 1 यूनिट। 1000 किलोवाट घंटे, 1000 किलोवाट घंटे जो है उसका मतलब होता है कितना? 1 यूनिट। तो पहले हम यूनिट निकालेंगे 1000 से भाग करके, ठीक है। और 5 रुपए प्रति यूनिट खर्चा है तो 5 रुपए का मतलब 5 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वो आपका रुपए में आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों जब भी किसी अम्ल की क्रिया किससे करवाते हैं? क्षार से करवाते हैं, तो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त क्या होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण और जल। यही होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है? तो कोशिका भित्ति का कार्य होता है दोस्तों कोशिका की रक्षा करना। कोशिका की क्या करना? रक्षा करना। अगला प्रश्न है, जूल का तापन नियम क्या है?
तो जूल के तापन नियम का समीकरण पूछ रहा है ये। जूल का तापन नियम होता है H इज इक्वल्स टू, H बराबर होता है I स्क्वायर RT। यहां दोस्तों H होता है ऊष्मा, I होता है धारा, विद्युत धारा, T होता है ताप और R होता है प्रतिरोध। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है पेट्रोल और कोयले को जलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो पेट्रोल और कोयले को जलाने पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। पेट्रोल और कोयले की जगह आपसे क्वेश्चन में जीवाश्म ईंधन भी पूछ सकता है। जीवाश्म ईंधन को जलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है HCl कौन से एंजाइम को एक्टिव करता है जो पाचन में सहायक होता है। तो दोस्तों HCl जो है वो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करता है और ये पेप्सिन एंजाइम क्या काम करता है, पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम सल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कौन सी सही है। मतलब कि 4 ऑप्शन दिए गए थे और ये पूछ रहा था कि सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Na2S और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, इसकी अभिक्रिया पूछ रहा है। तो Na2S सोडियम सल्फाइड की क्रिया जब HCl से करवाएंगे तो एक तो प्राप्त होगा आपको NaCl और एक आपको प्राप्त होगा H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होगी और लवण प्राप्त होगा जिसे हम साधारण नमक कहते हैं। अगला प्रश्न है यीस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों यीस्ट में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी तीनों विटामिन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। एलपीजी का पूरा नाम है एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। 1995 के अंदर इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। दोस्तों ये साइंस के अलावा कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो बार बार रिपीटेड थे तो मैंने इनको भी ऐड कर दिया है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1995 से। अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा बिल कब पेश किया गया था। तो 1968 में प्रथम लोकसभा बिल पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया। तो परीक्षण किया था 1974 में और कहाँ किया था दोस्तों, पोखरण में। और ये पोखरण कहाँ है, यह है राजस्थान में। ठीक है, और इस परमाणु परीक्षण का सीक्रेट कोड रखा गया था लाफिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुछ क्वेश्चन रह गए बीच में। निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र का सही फॉर्मूला है। आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक है दर्पण सूत्र और दूसरा है कौन सा, लेंस सूत्र। तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर लेंस सूत्र पूछ ले तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u माइनस, यहां f होता है फोकस दूरी,
एफ होता है फोकस दूरी, वी होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और यू होता है वस्तु की दूरी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपशिष्ट पदार्थ का क्या बनता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपशिष्ट पदार्थ जो बनता है वो बनता है ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आपको मैंने लिखवाई थी, ये अभिक्रिया क्या थी? CO2 प्लस H2O, ये मिलकर क्या बनाते हैं? C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, और साथ में कौन सी गैस बनाते हैं? यहाँ जल के 6 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 अणु प्रयुक्त होते हैं और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। ये जो ग्लूकोज है ये पौधे को एनर्जी के लिए काम में आता है, और ऑक्सीजन गैस अपने उत्पाद या फिर अपशिष्ट के रूप में वो मुक्त करते हैं, जिसे मानव या फिर सजीवों द्वारा अपनी श्वसन क्रिया में प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है डेसिबल किसका मात्रक है? तो डेसिबल मात्रक होता है ध्वनि की तीव्रता का। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक कौन होता है? डेसिबल। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। खगोलीय पिंडों की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या काम में लेते हैं? प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है राजस्थान के माउंट आबू में। प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है वो नेचुरल गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, बार बार पूछा जा रहा है। 8 मई को क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस। BHEL की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1964 में। अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। न्यूटन का प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को दोस्तों जड़त्व के नियम से जाना जाता है। जड़त्व के नियम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पोखरण परीक्षण के ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया था। मानव शरीर का pH कितना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर, या मैं ऐसे कहूं जितने भी सजीव होते हैं उनके शरीर का pH 7 से 7.5 के बीच में वेरी करता है, अर्थात कि वो उदासीन से लेकर क्षारीय होते हैं। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें एक था ऑप्शन मलेरिया, जो आपको पता है किसके काटने से होता है? मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है CHO किसका क्रियात्मक समूह है? दोस्तों CHO जो है ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? अगर OH आ जाए तो ये होता है एल्कोहल का। अगर OH की जगह मान लो CO आ जाए तो ये होता है कीटोन का क्रियात्मक समूह है। ठीक है, अगर COOH आ जाए तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकोर रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों न्यूरो उनके कौन से भाग द्वारा सूचना एकत्रित की जाती है? क्वेश्चन ये है न्यूरॉन के कौन से भाग से? क्वेश्चन है न्यूरॉन के कौन से भाग से सूचना एकत्रित की जाती है? तो न्यूरॉन का एक हिस्सा होता है डेंड्राइट।
न्यूरॉन जो होता है दोस्तों वो हथेली के आकार का होता है, मतलब कि कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, इस प्रकार की उसमें संरचनाएं होती हैं। तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये सूचनाओं को एकत्रित करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है मनुष्य के अमाशय में। 2, 8, 7 किस तत्व का रासायनिक प्रतीक है? तो दोस्तों 287 कुल परमाणु क्रमांक हो गया इसका 17, और 17 किसका होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे की ओर रुख करें, स्वयं तंत्र, यहां है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र किस प्रदूषण से संबंधित है? तो दोस्तों श्वसन तंत्र से संबंधित, हालांकि वैसे जनरली जो श्वसन तंत्र है वो वायु प्रदूषण से संबंधित है, वायु प्रदूषण से संबंधित है, लेकिन कुछ हद तक ध्वनि प्रदूषण भी हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके पास कहीं वायु प्रदूषण मिल जाए तो आपको वायु प्रदूषण ही टिक करना है। न्यूलैंड के क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में प्रथम तत्व और अंतरिक्ष तत्व कौन कौन से हैं? अष्टक नियम में प्रथम तत्व है हाइड्रोजन और अंतिम तत्व है थोरियम। टीएस को क्या बोला करते हैं? थोरियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो लैंगिक गुणसूत्र है उनकी संख्या होती है, ये अलैंगिक आएगा दोस्तों, अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या होती है 22। अगर विभवांतर का मान 5 वोल्ट हो और धारा का मान 2.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। दोस्तों इस प्रश्न में ओम का नियम V बराबर I इंटू R लगा देंगे। हमें प्रतिरोध का मान पूछ रहा है तो R का मान बन जाएगा V अपॉन I। V का मान आपको दे रखा है 5 वोल्ट और I का मान आपको दे रखा है 2.5 एम्पियर। आपका आंसर आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, अगला प्रश्न है, शराब बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शराब बनाने में दोस्तों यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो क्लोरीन की संयोजकता होती है दोस्तों 1। ठीक है, या 17वें वर्ग के जो भी तत्व हैं उन सभी की वैलेंसी या फिर संयोजकता कितनी होती है? 1। अगले प्रश्न की बात करें, ये Na+2 कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, Na+2 में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, पहले Na का परमाणु क्रमांक की बात करूं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अब Na+2 है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। 2 त्यागने का मतलब क्या हुआ? इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे दोस्तों कितने इसके पास? 9, सॉरी, ठीक है। और प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही होती है जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या होती है इसके पास 11। अगला है, पर्यावरण अधिनियम कब आया? दोस्तों पर्यावरण अधिनियम आया था 1972 में, और ये कहाँ आया था? स्टॉकहोम सम्मेलन में, स्टॉकहोम सम्मेलन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंगल मिशन कब लॉन्च हुआ था, या मिशन मंगल कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013 को मिशन मंगल लॉन्च हुआ था। साउंड वो वेव किसमें पास नहीं होती है, या मैं ये कहूँ कि ध्वनि तरंगे जो है वो कौन से माध्यम में गमन नहीं करती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ध्वनि तरंगे सदैव निर्वात में गमन नहीं करती है। अगर साउंड वेव की आपको गति का क्रम पूछ ले, क्या पूछ ले?
गति का क्रम। तो सबसे ज़्यादा जो गति होती है वो होती है ठोस में, उससे कम गति होती है द्रव में, उससे कम गति किसमें होती है? गैस में। आगे हम बात करें शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों शुद्ध जल का मान होता है 7.0। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3। कौन कौन से? पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटीरियम और तीसरा होता है दोस्तों ट्राइटियम। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, आयोडीन युक्त कौन सा होता है। पहली बात ध्यान क्या देनी है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, या फिर जिसको और क्या कहते हैं, गलगंड रोग होता है, पहली बात। दूसरी बात, आयोडीन युक्त कौन सा हार्मोन है? तो दोस्तों ये हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। अगला है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। तो सोडियम कार्बोनेट का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। पोषक पदार्थ का परिवहन कौन करता है? यहां क्वेश्चन ऐसे आएगा दोस्तों कि पादप में पोषक पदार्थ का परिवहन कौन करता है? तो दोस्तों पादपों में जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करता है फ्लोएम। और अगर जल का परिवहन पूछ ले तो जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। अगला प्रश्न है लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों एक तो होते हैं 22 जोड़ी गुणसूत्र, पुरुष और महिला दोनों में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो है वो अलग पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं XY गुणसूत्र। और ये किस में पाया जाता है? नर में पाया जाता है। तो आप क्या कहोगे, नर का जो XY गुणसूत्र है इसे हम क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण हार्मोन कहते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जल का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। मानव शरीर के किस अंग प्रति एंजियोप्लास्टिक करी जाती है? क्वेश्चन ये है मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टिक की जाती है? तो दोस्तों एंजियोप्लास्टिक जो करती है वो हृदय के लिए की जाती है। ठीक है, हार्ट अटैक के जो मरीज होते हैं, हृदयाघात के जो मरीज होते हैं, उनको इलाज के लिए क्या किया जाता है? उनका एंजियोप्लास्टिक। ये कंबाइंड वर्ड है एंजियोप्लास्टिक, इस तरीके से लिखा जाएगा शायद एंजियोप्लास्टिक। अगला प्रश्न है बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों बेंजीन का सूत्र और संरचना दोनों आनी चाहिए। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और इसकी संरचना जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 100 ऐसे प्रश्न थे दोस्तों जो बार बार ग्रुप डी में रिपीट हो रहे थे। इसी प्रकार और अधिक नॉलेज और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।